हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। यहां पर हम बेसिकली सीखेंगे कि कैसे सॉलिड्स मिलकर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने सीखा था एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, ये सब कैसे बनता है, ये सब हम सीखने जा रहे हैं कहां पर आज, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स में। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपको थोड़ा इमेजिनेशन काम में लेना पड़ेगा। तो पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, ऑल्दो ये सारा टॉपिक मैं आपको एनिमेशंस के थ्रू पढ़ा सकता हूं, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों यूज नहीं कर रहा हूं कि पेपर में तो क्या होता है, एनिमेशन से एक बार आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ड्रॉ करना सीखोगे तभी आप उसको इमेजिन कर पाओगे। तो जहां जरूरत होगी मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए चीजें दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल हम लोग यूज करेंगे अपनी चौक और बोर्ड, ताकि हम लोग सीख सके और आप भी देख सको कि कैसे हम इन चीजों को बनाकर सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर पैकिंग कैसी होती है। आओ पैकिंग ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करने के लिए मैं क्या मान रहा हूं कि मेरे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आप उनको एज स्फीयर मान के चल लो। क्या मान सकता हूं, एक स्फीयर। जितना क्लोजली आप किसी स्फीयर को पैक कर सकते हो, बहुत सारे स्फीयर्स को जितना क्लोजली आप पैक कर सकते हो, उतना ही आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को भी पैक कर सकते हो। तो हम जब पैकिंग ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम हमारे एटम्स को स्फीयरिकल मानकर चल रहे हैं, एक स्फीयर को लेकर चलेंगे और स्फीयर्स की क्लोज पैकिंग से हम एटम्स की क्लोज पैकिंग को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो क्लोज पैकिंग स्टार्ट करने से पहले भाई हम क्या कह रहे हैं, क्लोज पैकिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायरेक्शन में आप स्फीयर्स को कितना क्लोजली पैक कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर आप एक सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो सिंगल डायरेक्शन में तो एटम्स को क्लोज पैक करने का एक ही तरीका है। ये एक स्फीयर है, इसके साथ दूसरा स्फीयर टच करके लगा दो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इस तरह चलते जाओ। क्योंकि हम सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिंगल डायरेक्शन में तो आप स्फीयर्स को बस इसी तरह से पैक कर सकते हो। तो इस तरह जब आप एटम्स को अरेंज कर दोगे एक दूसरे को टच करते हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, बोला लिख सकता हूं। ये तो ये अपनी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, बस इससे ज्यादा आप और क्लोजली पैक नहीं कर सकते। क्या कोई और रास्ता है क्लोज पैक करने का? बिल्कुल नहीं है। फिर वन डायमेंशन में कंप्लीट करने के बाद हम क्लोज पैकिंग को ले सकते हैं टू डायमेंशन। तो देखो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने क्लोज पैकिंग की वन डायमेंशन में, आप इसे एक्सटेंड करोगे टू डायमेंशन में। तो देखो टू डायमेंशन में जब आप क्लोज पैकिंग में आओगे तो उसमें दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से? पहले तो आप यही लेयर बनाओ वन डायमेंशन की, ठीक, तो ये आपकी वन डायमेंशन लेयर है। अब आप इसी लेयर को सेकंड दूसरी डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे। तो एक्सटेंड करने के दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है, जो आप सेकंड लेयर बना रहे हो उसको जस्ट फर्स्ट लेयर के जैसा ही बनाओ। मतलब इस एटम नीचे दूसरी लेयर का दूसरा एटम आएगा कुछ इस तरह से। मान लो आप एक और लेयर बना रहे हो, उस लेयर में भी यही करना है कि जो पहली लेयर के एटम है उनके जस्ट बिलो दूसरी लेयर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये लेयर को अगर मैं ए बोलूं तो इसको भी क्या बोलूंगा, ए, इसको भी क्या बोलूंगा, ए। इसको हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि तीनों लेयर्स क्या हैं, सेम टाइप के। तो इस लेयर का नाम ए, तो इस लेयर का नाम भी ए होगा और इस लेयर का नाम भी क्या होगा, ए। अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पे कोई भी स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाओ तो बताओ क्या आपको यहां पर एक स्क्वायर मिलेगा। सिंस यहां पे सेंटर ऑफ स्फीयर्स को मिलाने पर एक स्क्वायर मिल रहा है, इस पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी जब आप लेयर्स को वन डायमेंशन लेयर को टू डायमेंशन में रिपीट करोगे और एक लेयर के जस्ट नीचे दूसरी आइडेंटिकल लेयर रखोगे तो आपके पास जो पैकिंग मिलेगी उसे हम कौन सी पैकिंग बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरह एक और तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप यही लेयर लो, फिर से इस लेयर को बनाओ,
ठीक है, तो ये लेयर हो गई मेरी ए लेयर। अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर के बाद जो सेकंड लेयर रखूंगा उसको बिल्कुल सेम आइडेंटिकल नहीं रखूंगा। इस बार मैं क्या करूंगा, ये जो इन एटम्स के बीच में गैप है तो दूसरी लेयर को मैं ऐसे रखूंगा कि उस लेयर के एटम्स इस गैप को ऑक्यूपाई कर ले। कैसे, कुछ इस टाइप से। तो बताओ, अगर ये लेयर ए है तो क्या मैं इस लेयर को बी लेयर बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों लेयर्स डिफरेंट है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से थर्ड लेयर प्लेस करूंगा, उसको बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा प्लेस करूंगा, यानी इस बार एटम्स इनके डिप्रेशंस में आएंगे। लाइक दिस। ये लेयर ए, ये लेयर बी। बताओ ये लेयर कौन सी बन गई, फिर से ए, फिर से आप बी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर रिपीट कर सकते हो। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। कौन सा टाइप, ए बी टाइप, लेकिन कौन से डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। और ये क्या होगा आपका, ये होगा ए टाइप इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। बोलो होगा। अब देखो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें अगर आप स्फीयर्स के सेंटर्स मिलाओ तो देखो ये एक स्फीयर लेकर चल रहा हूं मैं, इस स्फीयर के चारों तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 स्फीयर्स हैं एक स्फीयर के अराउंड। अगर मैं इनके सेंटर्स को मैच करूं तो बताओ यहां पे कैसी स्ट्रक्चर बन रही है। क्या ये एक हेक्सागन बन रहा है? अगर ये एक हेक्सागन बन रहा है तो इस पैकिंग को बताओ मैं कौन सी पैकिंग बोलूंगा, दिस पैकिंग विल बी नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलूंगा मैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब बात समझ में आ रही है। तो जब आप एक लेयर के नीचे दूसरे आइडेंटिकल लेयर को मैच करोगे तो आपके पास कौन सी पैकिंग मिलेगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर आप एक लेयर के नीचे दूसरे टाइप की लेयर रखोगे तब आपको कौन सी क्लोज पैकिंग मिलेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में हमको 2 तरह की क्लोज पैकिंग मिलती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर हम अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो एक एटम को 1 2 3 4 4 एटम्स टच कर रहे हैं, यानी यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। बताओ यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक एटम को 1 2 3 4 5 6। बताओ यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 4। बोला आ रही बात समझ में। चलो आप इनको बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पैकिंग को लेकर चलते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो देखो ये था अपना 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक और चीज में डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन आता है 52.4%। कहां के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशन के लिए। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 2 डायमेंशन में, वो आएगा 60.4%। कितना आएगा, 60.4%। तो ये आपके पास 2 तरह की क्लोज पैकिंग हुई इन 2 डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 डायमेंशन लेयर को एक्सटेंड करेंगे 3D के अंदर। किसमें एक्सटेंड करेंगे, 3D के अंदर। तो आओ एक्सटेंड करते हैं 3D में, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब देखो जब आप 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करोगे तो आप क्या करोगे, इन 2 डायमेंशन लेयर्स को यूज करोगे और इनको एक के ऊपर एक स्टैक करते जाओगे और अपनी 3rd लेयर बनाते जाओगे। तो डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी पैकिंग यूज कर रहे हैं, मैं स्क्वायर लेयर्स यूज कर रहा हूं या फिर मैं हेक्सागोनल लेयर्स यूज कर रहा हूं, तो मुझे 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला, फर्स्ट यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो अब मैं ये स्क्वायर लेयर्स को यूज करूंगा, ध्यान से देखना बहुत आसान है। तो जब मैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर्स को यूज करूंगा तो ये मेरी पहली लेयर है, ठीक, मैं पहली लेयर बना रहा हूं। अब मैं 2 डायमेंशनल लेयर बनाऊंगा तो ये लेयर के फ्रंट एटम्स और ये आपके बनेंगे लेयर के बैक एटम्स, बनेंगे ना।
तो ये हो गई मेरी फर्स्ट लेयर, जिसको मैं बोल रहा हूं ए लेयर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैं स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर को यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसी लेयर के ऊपर सेम ऐसी ही दूसरी लेयर रखूंगा। तो दूसरी लेयर को मैं कैसे रखूंगा, इस एटम के ऊपर दूसरी लेयर का एटम आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। बस इसी लेयर को मैं रिपीट कर रहा हूं, कलर दूसरा यूज कर रहा हूं ताकि आप दोनों स्फीयर्स को डिस्टिंग्विश कर सको। फिर ये बैक एटम्स लाइक दिस। तो ये लेयर ए, तो ये लेयर भी क्या कहलाएगी, ए। इसके ऊपर आप एक और लेयर रख सकते हो, ठीक। तो इस तरह आप एक के ऊपर एक लेयर्स अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो इसको हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। कहां पर, इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में हमने लेयर्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप करो सेंटर्स को मैच करो। देखो सेंटर मैच करते हैं, इस फ्रंट एटम का सेंटर, इस बैक एटम का सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। सिमिलरली यहां पर आप आओ, इस एटम का सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। सारे सेंटर्स मैच करो तो देखो ऊपर ये चारों के सेंटर्स, नीचे इन चारों के सेंटर्स। आप सेंटर्स को मैच करोगे, बताओ आपके पास क्या बन रहा है, ये क्यूब। क्या बन रहा है, क्यूब। और हर क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है। बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज सिंपल क्यूबिक, जिसे आप प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रिमिटिव क्यूबिक। तो देखो अगर आप स्क्वायर लेयर्स को, 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर्स को 3D में एक के ऊपर एक अरेंज करना स्टार्ट करो तो यहां पर आपके पास जो पैकिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और उससे जो स्ट्रक्चर जनरेट होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। आ रही बात समझ में। तो ये वो पहला टाइप ऑफ यूनिट सेल जो हमने जनरेट किया क्लोज पैकिंग को यूज करके। ये तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जगह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज करें तब क्या होगा, ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको एक बार विजुअलाइज हो गया, समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। नाउ यूजिंग हेक्सागोनल लेयर्स। ठीक है, अब हेक्सागोनल लेयर्स में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पहले प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो हम पहले एक हेक्सागोनल लेयर लेंगे और उसके ऊपर सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे। तो आओ एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं पहले हम। तो देखो ये अपनी एक हेक्सागोनल लेयर है, ये हेक्सागोनल लेयर के एटम्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये एक एटम है, ठीक। ये कैसा है, इस एक एटम को क्या होंगे, बाकी 6 एटम सराउंड करेंगे। तो पहले आप ऐसा करो, फ्रंट एटम्स बना लो। ठीक, सेंटर एटम को मैं अलग कलर से बना रहा हूं, थोड़ा सा उसको पॉप कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये इन सारी का सेंट्रल एटम है। अब इसके अराउंड आप बाकी एटम्स बना लो। तो ये आपका 3rd एटम, ये 4th एटम, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती जाएगी। ठीक, ये मेरे पास एक हेक्सागोनल लेयर है, फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लेयर के ऊपर सेकेंड हेक्सागोनल लेयर को प्लेस करूंगा। तो जो मैं सेकेंड लेयर प्लेस करूंगा उसको मैं कैसे प्लेस करूंगा कि उस लेयर का जो ये सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, वो इन दोनों एटम्स के बीच वाले गैप में। लेयर कुछ मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो अब कि आपके पास ये आपका सेंट्रल एटम है। ठीक, फ्रंट एटम्स को मैं वापस, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, व्हाइट कलर से बनाता हूं, और इस लेयर के फ्रंट एटम्स को मैं बना रहा हूं वापस से येलो कलर से। लेयर कुछ इस टाइप की होगी।
लाइक दिस, ठीक। और अब क्या होगा, देखो ये इस लेयर का सेंट्रल एटम, ठीक है, ये आपके पास आ गया इस लेयर का सेंट्रल एटम कुछ यहां पे, ये इस लेयर का सेंट्रल एटम, ये इस लेयर का सेंट्रल एटम, और ये इस लेयर का सेंट्रल एटम। बाकी एटम ये यहां से भी आएगा एटम, और बाकी एटम्स को सराउंड करेंगे। ये वही सेंट्रल एटम है जिसको मैं व्हाइट से बना रहा हूं। और यहां पर क्या होगा, ये सेंट्रल एटम इधर सराउंड करेगा इसको, पीछे एक और एटम, और इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हो, लाइक दिस। तो आपने क्या किया, आपने एक लेयर के ऊपर, एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरी हेक्सागोनल लेयर को रख दिया। अब होता क्या है, जैसे आप इनको रखते हो, देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो इन तीनों एटम्स के बीच का वैकेंट स्पेस था उस पे आपने इस लेयर के एक एटम को रख दिया, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर इन तीनों एटम के बीच का जो सेंट्रल स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वो इन तीनों के वैकेंट स्पेस से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। मैं अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करूं आपको यहां पे लाकर, तो यहां पर क्या है, आपके पास 3 एटम्स हैं, और ये उनके बीच का वैकेंट स्पेस है। इस वैकेंट स्पेस में ऊपर वाली लेयर का एक एटम आ रहा है, लाइक दिस, ठीक। यहां की पिक्चर में आपको अगर विजुलाइज कराऊं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 3 एटम्स हैं लोअर लेयर के, लाइक दिस, और इन पे कोई एटम नहीं आ रहा है। ऊपर वाली लेयर के भी क्या है, 3 एटम्स हैं, लाइक दिस, और इन दोनों के बीच का जो वैकेंट स्पेस है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पर अगर आप इन चारों एटम्स के सेंटर को मर्ज करो तो ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन बनता है। क्या बनता है, टेट्राहेड्रन। तो यहां पर जो खाली स्पेस बचा उस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं, वॉइड। और ये कौन सी वॉइड है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। जब 3 एटम्स के बीच में स्पेस को एक 4th एटम आके ऑक्यूपाई कर ले तो यहां पर जो वैकेंट स्पेस बनेगा, देखो चारों प्रॉपर तो टच कर नहीं सकते, तो अगर आप तीनों एटम के ऊपर 4th एटम को रखोगे तो क्या होगा, बीच में कुछ ना कुछ खाली स्पेस रह जाएगा। वो जो खाली स्पेस रह गया उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। सेम इस तरह ये 3 एटम इनके बीच का स्पेस और ये 3 एटम इनके बीच का स्पेस, अगर आप इनको मर्ज करो तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पर एक ऑक्टाहेड्रन बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रन। इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एपेक्स, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, उस तरफ है, और इस ट्राइंगल का एपेक्स क्या है, इस तरफ है। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तभी बनेगी जब दोनों ट्राइंगल का एपेक्स क्या होगा, अपोजिट साइड। इसका बाहर की तरफ आना चाहिए और इसका अंदर की तरफ। तो देखो मैच करोगे तो आपके पास बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, लाइक दिस। तो सिंस यहां पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये जो वॉइड बनेगी इसको मैं क्या बोलूंगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे 2 हेक्सागोनल लेयर्स को आपस में अरेंज किया। कुछ इस तरह से अरेंज किया कि फर्स्ट लेयर को मैंने ऐसे रखा कि फर्स्ट लेयर में जो सेकेंड लेयर के एटम्स हैं वो इनके डिप्रेशंस के अंदर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर 2 तरह की वॉइड्स आपके पास जनरेट होंगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इनको आप ठीक से देख सको, इमेजिन कर सको, इसलिए मैं आपको यहां पर इनके एक्चुअल डायग्राम दिखाने जा रहा हूं जिनसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड और कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। तो देखो ये आपके पास अरेंजमेंट, ये 2 डायमेंशन में, ये आपके पास लोअर लेयर है, इसको मैं बोल रहा हूं लेयर ए, और जो लाइट कलर से बन रहा है ये है आपकी लेयर बी। तो आपने पहले लोअर हेक्सागोनल लेयर को अरेंज कर लिया जो आपको डार्क कलर से दिखाई दे रही है, फिर उसके ऊपर आपने ये लाइट कलर की लेयर को रखना स्टार्ट किया। तो आपने लेयर को कैसे रखा, आपने लेयर को ऐसे रखा कि जो डिप्रेशंस थे लोअर लेयर के, यानी जो वैकेंट स्पेस था, इसके ऊपर वाली लेयर का एक एटम आ गया, जैसे यहां पर आया, ये एक एटम आया, ठीक। तो इस स्पेस से जो वॉइड बनी, ये जो वॉइड बनी, इस वॉइड को हम कौन सी वॉइड बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। और बात समझ में आ रही है। तो अगर लोअर लेयर के डिप्रेशंस को अपर लेयर का एक एटम ऑक्यूपाई कर ले तो वहां से जो वॉइड बनती है उसे हम कौन सी वॉइड बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड।
सिमिलरली अगर आप आगे चलो, यहां देखो यहां पे लोअर लेयर के डिप्रेशन थे और ये आपकी अपर लेयर का डिप्रेशन है। तो जब लोअर लेयर के डिप्रेशन अपर लेयर की डिप्रेशन के साथ ओवरलैप करते हैं, जब लोअर लेयर के डिप्रेशन अपर लेयर की डिप्रेशन के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब जो वॉइड बनते हैं उसको हम कौन से वॉइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जब हम एक हेक्सागोनल लेयर को दूसरी हेक्सागोनल लेयर के ऊपर रखते हैं तो हमेशा आपके पास दो तरह की वॉइड्स जनरेट होंगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये कितनी सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और ये कितनी सारी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर देखो आगे बढ़ते हैं, ये आप इनको विजुलाइज कर सकते हो, टेट्राहेड्रल होल्स और ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड्स बोल लो। ये देखो ये 3 एटम्स थे, इन 3 एटम्स के डिप्रेशन में जब आप 4th एटम को रखोगे तो ये जो स्पेस बचेगा, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल होल। क्यों बोलते हैं टेट्राहेड्रल? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होती है, एक टेट्राहेड्रल से रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसको एक टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं। सिमिलरली जब आप 3 एटम्स, देखना ध्यान से, सेंटर को मैच करो एक ट्राइंगल के बीच वाले स्पेस को ओवरलैप करवाओ दूसरे 3 एटम के स्पेस से, अपर लेयर के स्पेस से, तो यहां पर क्या होगा, जब दोनों स्पेस ओवरलैप करेंगे तो कौन सी वॉइड बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती है जब ये दोनों ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्राइंगल के एपेक्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर एपेक्स सेम डायरेक्शन में हुए तो कभी भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगी। तो देखो लोअर लेयर में एक एटम पीछे, बाकी 2 एटम फ्रंट में, तो अपर लेयर में क्या होगा, एक एटम आगे होगा और बाकी 2 एटम क्या होंगे, पीछे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह की वॉइड फॉर्म होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई बात समझ में? चलो, तो ये वो आपके लिए प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होती हैं। अभी हम वापस आकर इनको डिस्कस करेंगे, पहले अपन अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं वापस पैकिंग की तरफ। तो अब देखते हैं, अभी तक हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को प्लेस किया तो हमारे पास 2 तरह की वॉइड जनरेट हो गई, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे थर्ड लेयर। तो देखो सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस करने के 2 तरीके हैं। पहले हम लिख लें यहां पे कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। तो थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऊपर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जब सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे तो यहां पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फर्स्ट कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को ऐसे प्लेस करोगे कि उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को थर्ड लेयर कवर कर ले। ध्यान से देखना थोड़ा, सपोज ये मेरे पास एक हेक्सागोनल लेयर है, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करें, जगह चाहिए होगी में। तो ये एक आपके पास हेक्सागोनल लेयर में बना रहा हूं यहां पे, और ये आपका सेंट्रल एटम है, इसे मैं अलग कलर से बना रहा हूं। ये सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ बाकी 2 एटम्स और लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी एक हेक्सागोनल लेयर में से बोल रहा हूं ए। ठीक, बताओ इस लेयर पे टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगी, जब ये एटम दूसरी लेयर के डिप्रेशन के बीच में चला जाए। तो मैं एक और लेयर बना रहा हूं यहां पे, दैट इज कुछ इस टाइप की। ऐसा करो, इसको आप बनाओ व्हाइट से, और ये इसके बाकी 2 एटम्स। ठीक, तो इन 3 एटम्स के बीच में जो गैप होगा उसमें आपका ये एटम चला जाएगा। तो जैसे ये एटम इन तीनों के बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, बताओ यहां पर कौन सी वॉइड बनेगी, यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड यहां से भी दिखाई देगी और यहां से भी दिखाई देगी, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आपने फर्स्ट लेयर थी, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, ध्यान से देखते जाओ, ये आपकी कौन सी लेयर है, ये आपकी सेकंड लेयर। तो जब आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को
प्लेस किया, तो इस तरह से प्लेस किया कि इसके डिप्रेशंस में इसका एक एटम आ गया, तो बताओ यहां कौन सी वॉइड बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को मुझे कवर करना है, तो जो मैं थर्ड लेयर रखूंगा उस थर्ड लेयर को इस डिप्रेशंस को ऑक्यूपाई करना होगा। वो कब हो सकता है? जब मैं वापस से इसी लेयर को रिपीट करूं, है ना। तो मैं इसी लेयर को वापस से रिपीट करूंगा और अब की बार ये मेरा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल में बाद में आता हूं, पहले मैं सराउंडिंग एटम्स बना देता हूं इसके, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये आपका सेंट्रल एटम है, यहां से भी निकला थोड़ा सा, और ये यहां से दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे इसको यहां इस पॉइंट पे लाना है। और बाकी हो गए इसके सराउंडिंग एटम्स लाइक दिस, बोलो होगा। तो मैंने क्या किया, अब मुझे इस टेट्राहेड्रल को वापस से कवर करना है। तो देखो ये एटम जैसे ही आएगा वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इधर से भी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रही है, इधर से भी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रही है। तो हम जो थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं, थर्ड लेयर को हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं कि वो सेकेंड लेयर पे बनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर ये लेयर ए है तो बताओ ये लेयर क्या होगी? बी। बताओ ये लेयर फिर से क्या होगी? ए। फिर फोर्थ लेयर बनेगी क्या? बी। तो ये आपके पास कैसा अरेंजमेंट बना? ए बी टाइप अरेंजमेंट, बोलो बन रहा है। तो हम थर्ड लेयर को ऐसे रख रहे हैं कि वो इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है। अब आप इसको प्रोजेक्ट कर लो 2 डायमेंशंस पे, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं यहां पे, देखो। तो बताओ लोअर लेयर, क्या लोअर लेयर एक हेक्सागन बना रही है? अगर आप इन सारे सेंटर्स को मैच करो तो यहां पे एक हेक्सागन बनेगा। तो यहां पे लोअर लेयर में एक हेक्सागन बन रहा है लाइक दिस, जिसके सेंटर पर एक एटम है और बाकी क्या है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, होगा। फिर बताओ ये बीच में क्या बन रहे हैं? 3 एटम्स आ रहे हैं बीच में, यहां पर और 3 एटम्स आ रहे हैं जो बेसिकली एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक। फिर थर्ड लेयर फिर से क्या बन रहा है? ऊपर एक हेक्सागन बन रहा है, तो एक और हेक्सागन बनाओ, जिसके सेंटर में फिर से एक एटम होगा। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मैच करूं तो यहां पे आपके पास एक जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कुछ इस टाइप की है। ये जो स्ट्रक्चर बनी, देखो यहां पर सिंस हेक्सागोनल लेयर चल रही है, इसको लिए मैं बोलता हूं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज योर HCP स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको? HCP, दैट इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पे एटम्स की पोजीशंस क्या होंगी? हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। ये कॉर्नर्स के अलावा ये जो हेक्सागन है इसके 3 फेसेस पर 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोई भी 3 फेसेस पर क्या होंगे? 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। और यहां पे जो बेस है, इन दोनों बेसेस के ऊपर जो सेंटर है उस पर भी एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर हम 3 डायमेंशन में ए बी टाइप अरेंजमेंट को रिपीट करें तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। या ऐसा बोल दो, जब आप थर्ड लेयर को ऐसे प्लेस कर रहे हो कि वो सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है, तब आपके पास कौन सा अरेंजमेंट बनता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड टाइप अरेंजमेंट बनता है। बोला ये बात समझ में? तो ये वो अपना पहला टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहां पे मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल, चलो कैलकुलेट करते हैं। बताओ ये कॉर्नर एटम्स, एक हेक्सागन, इस एटम को पूरा कवर करने के लिए मुझे टोटल 6 हेक्सागन्स चाहिए। कितने हेक्सागन्स चाहिए? 6। तो जहां क्यूब में वो मुझे 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता था, यहां पर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/6। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। प्लस बताओ ये जो फेस के सेंटर पर है, ये आधा इस हेक्सागन में होगा, आधा ऊपर वाले में, तो ये हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो हाफ इंटू, बताओ फेस पे कितना एटम्स है? एक अपर फेस पे और एक लोअर फेस पे, इंटू 2।
प्लस कौन बचे, ये 3 एटम जो इस हेक्सागन के अंदर है, ये तो पूरा पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको कितना लिख दूंगा, +3 × 1। इसको कैलकुलेट कर लो तो 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। यानी एक HCP यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है वो कितना होता है, 6। हो रही बात समझ में। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना आता है, 12। वो आप यहां से देख सकते हो, देखो इसको आप काउंट करना चालू करो तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम्स इधर, 7 8 9 इधर, और एक ऊपर वाले फेस में आपके पास 3 एटम्स होंगे, 9 × 3 कितना हो गया, 12। तो ये सेंटर एटम 6 एटम्स, ये 3 एटम्स इधर और 3 एटम्स ऊपर वाले सेल से क्या होगा, सराउंडेड होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एटम का, 12। ठीक। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, पैकिंग फ्रैक्शन। हेक्सागोनल पैकिंग फ्रैक्शन आते हैं हमेशा 74%। ये तो आपको याद ही रखना होगा, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, बहुत लेंथी डेरिवेशन है, कोई काम भी नहीं आएगा। आपको सिंपली याद रखनी है 3 चीजें, नंबर ऑफ एटम्स 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, 74%। तो ये हुआ जनरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे एक स्ट्रक्चर जनरेट हुई, कब, जब हमने सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया। जो हमने थर्ड लेयर रखी वो ऐसे रखी कि वो इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे। अब सेकेंड टाइप, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, अब हम थर्ड लेयर ऐसे रखेंगे कि वो सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले अरेंजमेंट की तरफ। तो देखते हैं अपना सेकेंड अरेंजमेंट, जहां पर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे। अभी हमने कौन से वॉइड्स कवर की थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और अब हम कवर करेंगे अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। So next arrangement is covering octahedral voids. अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम कैसे कवर करते हैं। आपने क्या किया, देखो पहले लेयर में बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना के दिखाऊंगा, फिर उसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो ये मेरे पास एक लेयर का एटम है ए, ठीक है, लोअर लेयर मान के चल रहा हूं ए, ठीक, दिस इज लेयर 1। अब इस लेयर पे मैं क्या करूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाऊंगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, जैसे अभी इसको लेयर 1 में मत लिखा, सिंपल ऐसे लिख दो, ये एटम है, छोड़ दो इसको भी, चलो इसको गायब भी कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, 2 नहीं रादर 3 एटम्स, लाइक दिस, और ये एक एटम, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। इसके ऊपर मैं दूसरे लेयर को रखूं कुछ ऐसे कि इसका एम्प्टी स्पेस उसके एम्प्टी स्पेस से ऑक्यूपाई करे। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो ट्रायंगल बना, अब अगर आपको ऑक्टाहेड्रल बनानी है तो आपको दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाना होगा कि उसका एपेक्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जो दूसरी लेयर के एटम्स होंगे वो कुछ इस टाइप होंगे, ये फ्रंट एटम और ये 2 हो गए आपके पास इसके बैक एटम। तो देखो एक ये ट्रायंगुलर स्पेस यहां, एक ट्रायंगुलर स्पेस यहां, दोनों के ट्रायंगुलर स्पेस जब मैच करेंगे तो यहां पे क्या बनेगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं इनको मैच कर दूं तो यहां पर क्या जनरेट होगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो यहां से भी दिखाई देगी और यहां से भी दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना है। तो ये जो लेयर बनी, इस लेयर के ऊपर आप थर्ड लेयर ऐसे रखोगे कि वो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले। वो चाहे आप इधर से रखो चाहे आप इधर से रखो। बोलो बात समझ में आ रही है। इधर से भी ये एटम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, इधर से भी ये एटम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसको बोलो लेयर 1, तो ये लेयर 2, ये लेयर 3 बनेगा ना। तो ये देखो, इसको बोल रहा हूं ए, तो ये क्या बना बी। बताओ क्या ए, ये दोनों सेम है, डिफरेंट है। बताओ क्या ये दोनों लेयर सेम होंगी, नहीं, ये दोनों लेयर भी क्या होंगी, डिफरेंट। तो ये हो गया सी और ये क्या हो गया आपके पास ए। ए बी सी, इसको हम बोलते हैं एबीसी टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप अरेंजमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको आगे जनरेट कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और विजुलाइज करने के लिए। तो मेरे पास ये एक हेक्सागोनल लेयर बना रहा हूं। देखो मैं अब क्या करूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए। आप इसमें कुछ मत करो, 2 एक्स्ट्रा एटम्स, मतलब 3 एटम्स तो है ही, 3 एक्स्ट्रा एटम्स और ऐड कर दो यहां पे। तो 3 एक्स्ट्रा एटम्स ऐड करते हैं, देखो इसी लेयर में।
तो ये आपके पास पहले तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना लो जैसे हमने पहले बनाई थी, ठीक। अब यहाँ पे 3 एटम और ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से ऐड कर रहा हूं 3 एटम्स को। तो ये चलो सेम ही कलर रख लेते हैं क्योंकि हमको मैच भी करना होगा इनको। तो ये एक, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास पहली लेयर और ये है उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस पे फोकस करना, ठीक। चलो अब मैं इसके ऊपर ये लेयर रखूंगा, इस लेयर में भी 2 एक्स्ट्रा एटम ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, पहले तो यही बना लो सेम वॉइड, लाइक दिस। 3 एटम है, यहां 3 एटम और ऐड करो, 1 2 एंड ये 3, ठीक। ये आपकी लेयर बन गई। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहां बनेगी इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों को मैच करो। तो यहां ऑक्टाहेड्रल बन गई, ऊपर से भी नीचे से भी। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरे एटम्स प्लेस करेंगे। तो ये एक और एटम प्लेस करो इधर से और ये एक एटम प्लेस करोगे आप इधर से, ठीक। तो ये एटम इस ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई कर लेगा और ये एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अगर आप इनको कंप्रेस करके मिला दो तो कुछ स्ट्रक्चर आपके पास इस टाइप की बनेगी। दैट इज ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा अब आपको। ये एक सेंट्रल एटम और ये इसकी तरफ के दोनों एटम्स, ठीक है। बाकी पीछे वाले एटम्स तो पीछे चले गए और यहां पर आएगा आपका ये नीचे वाली लेयर का एटम, लाइक दिस, ठीक। फिर ये ऊपर वाली लेयर का फ्रंट एटम आपको यहां दिखाई देगा। तो फ्रंट एटम को दिखाओ इधर, लाइक दिस। और ये 2 साइड एटम्स को दिखाई देंगे आपको। बैक एटम्स कहां गए, पीछे गए। और ये एक एटम क्या होगा, इस स्पेस को आके ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपके पास अरेंजमेंट बनेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसके और 2 एटम्स को आप दिखा लो, यहां पे कॉर्नर एटम लास्ट और ये इसका कॉर्नर एटम लास्ट। अब आप क्या करो, इनके सेंटर्स को मैच करना स्टार्ट करो। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। सिमिलरली इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। तो जब आप सेंटर्स को मैच करोगे तो देखो ये एक पीछे वाला आइटम होगा। तो आप इन सारे कॉर्नर्स को मैच करो तो आपके पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से। तो इस फेस के ऊपर ये वाला आइटम सेंटर पे निकल के आ रहा है। इधर आप आओ इस फेस पर, तो ये वाला आइटम क्या हो रहा है, सेंटर पे निकल के आ रहा है। तो यहां आपको ये इतना अच्छा विजुअलाइज नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसके लिए आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखा रहा हूं। बट आप पहले चीज को समझ लो, अगर मैं एक लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दूसरे, देखो मैंने पहले क्या किया, एक लेयर को दूसरे लेयर पे प्लेस किया तो यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो गई। अगर मैं थर्ड लेयर को ऐसे प्लेस करूं कि वो इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जनरेट कर लेगा तो आपके पास एबीसी टाइप अरेंजमेंट बनता है। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कॉर्नर्स पर भी एटम होंगे और हर फेस के सेंटर पर भी एटम होगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे सीसीपी भी बोलते हो। जैसे वहां था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहां पर क्यूब बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये ध्यान रखना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दो या एफसीसी बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है और सीसीपी एफसीसी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीसीपी एफसीसी में बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, 74%। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये सब बनाना आपको याद नहीं रखना है। तो आपने सीख लिया कि भाई सीसीपी स्ट्रक्चर कैसे जनरेट हुई, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया गया। एचसीपी स्ट्रक्चर कब जनरेट हुई, जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया गया। इंपॉर्टेंट चीजें इनको याद रखना। क्या याद रखना है, याद ये रखना है एचसीपी एंड सीसीपी कब कब बनते हैं, सीसीपी बोल दो या एफसीसी। जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो एचसीपी बनेगा, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो सीसीपी या एफसीसी बनेगा। यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, 6, यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन एग्जैक्टली सेम होता है, 74%। इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी 74%। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, सेम, 12। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि एक हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, एक क्यूबिक लैटिस बनाता है। एक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 6 और दूसरे में कितने आएंगे, 4। बाकी पैकिंग फ्रैक्शन,
कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो आओ मैं आपको बताता हूं कैसे हम इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज कर सकते हैं। तो देखो ये आपके पास एक स्कीमेटिक डायग्राम जो आपको समझाएगा कैसे आप लेयर्स को स्टैक करके एफसीसी स्ट्रक्चर को जनरेट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये आपकी लेयर्स को जनरेट किया। देखो ये छोड़ दो, ये आपके पास लेयर है, लेयर ए, ये लेयर बी। तो आपने क्या किया, इसके डिप्रेशंस को इसके डिप्रेशन से ओवरलैप करवाया। तो जब ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये ओवरलैप करेंगे तो बताओ आपके पास क्या बनेगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आपने ऊपर से कवर किया, तो इसको लेयर ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये क्या बन गई, लेयर सी। ए बी सी, या ऐसा बोल दो ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, बोल सकता हूं। फिर मैं इसको एक्चुअल लेयर्स में लेकर आ रहा हूं, जैसे मैं वहां लेकर आया था। ये एक हेक्सागोनल लेयर, ये इसके डिप्रेशंस, ये 3 एटम्स को अगर मैं देखूं, ये ट्राइंगल बनाएगा। सिमिलरली अपर लेयर, ये इसके 3 एटम्स, दोनों जैसे ओवरलैप होंगे, बताओ कौन सी वॉइड बनेगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैंने इधर से भी कवर कर लिया और इधर से भी कवर कर लिया। अब आप इनको कंप्रेस करो इस लाइन के अलोंग, यानी मैच करो इस लाइन के अलोंग। तो जैसे ही मैच करोगे, देखो आपको थोड़ा टिल्ट करके बताया गया है, आपने इस लाइन के अलोंग इनको मैच किया तो क्या होगा, इन तीनों के बीच में स्पेस, ये जो 3 एटम्स थे, ये दोनों पीछे वाले और ये सेंटर, इनके स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा कुछ इस तरह से। ये वॉइड्स ओवरलैप होंगी, देखो यहां वॉइड्स ओवरलैप हो रही है, इन तीनों का स्पेस और इन तीनों का स्पेस, और ये एटम इनके बीच में आके बैठ जाएगा यहां पर। तो जब आप इनके कॉर्नर्स को मैच करोगे तो देखो आपके पास स्ट्रक्चर बन रही है, कॉर्नर पे एटम्स हैं, ठीक, और हर फेस के सेंटर पे एटम है। तो सिंस यहां पर कॉर्नर्स के साथ साथ फेस सेंटर्स पर भी एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं, एफसीसी या फिर सीसीपी। तो कोई आपसे स्ट्रक्चर्स बनवाने वाला नहीं है, आपको पैकिंग का मतलब समझ में आना चाहिए, कब कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो एचसीपी जनरेट होता है, और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो आपके पास एक सीसीपी स्ट्रक्चर जनरेट होता है। चलो, तो ये हुई हमारी क्लोज पैकिंग और उससे बनने वाली स्ट्रक्चर्स। यहां पे हमने 2 नए टर्म सीख लिए हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आप इनको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं और देखते हैं क्या होती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब कुछ चीजें जो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बता दूं, ठीक। तो सपोज आपके पास कोई लैटिस है, इफ देर आर n atoms in a unit cell, ठीक है। अगर आपके पास किसी यूनिट सेल में n एटम्स हैं तो ये ध्यान रखना, उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होंगी, 2n, और जो आपके पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होंगी, n। एक तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर किसी यूनिट सेल में आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसकी डबल तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसकी हाफ क्या होती है, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जिसमें आपको बता ही चुका हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, जब 3 एटम्स के डिप्रेशन में एक एटम आ जाए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, जब आपके पास, तो देखो मैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा हूं यहां पर, ये एटम इसको ऑक्यूपाई कर ले स्पेस को, तो यहां कौन सी वॉइड बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक चीज ध्यान देना, अगर यहां टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एक एटम आकर बैठ जाए तो वो एटम इन चारों एटम्स को टच कर रहा होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कितना होता है, 4। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनती है, जब इन एटम्स के बीच वाले स्पेस को आप ओवरलैप करवा दो दूसरे 3 एटम्स के स्पेस से। तो यहां जो वॉइड बनेगी वो कौन सी वॉइड होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मान लो एक एटम इस वॉइड में आके बैठ गया, तो बताओ ये एटम कितने एटम्स को टच कर रहा होगा, 6 एटम्स को टच कर रहा होगा। इसलिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6।
तो ये छोटी मोटी चीजें इंपॉर्टेंट जो आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में याद रखनी है। एक यूनिट सेल में अगर n एटम्स हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल कितनी होंगी 2n और ऑक्टाहेड्रल कितनी होंगी n। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। इसको हम आगे यूज करेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लोकेशन ऑफ वॉइड्स। आपको यह भी ध्यान रखना होगा सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC लैटिस। एक तो आपको ध्यान रखना है कि FCC लैटिस में कौन कौन सी वॉइड्स कहां प्रेजेंट होती है। तो मैं एक FCC स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप जानते हो FCC स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटर एटम, सेंटर पे फेस सेंटर पे हर एक एटम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर टोटल कितनी वॉइड्स होंगी। देखो FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 4। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो बताओ यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी 4। तो मैं लिख सकता हूं। चलो लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो ये आपको याद रखनी लोकेशन FCC में लिए। FCC के अंदर ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हर बॉडी डायगोनल पे कितनी वॉइड्स होती हैं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। जैसे सपोज मैं इस सेंटर को और इस सेंटर को मैच करूं तो ये मेरा एक बॉडी डायगोनल हो गया। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी यहां पर और दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी यहां पर। तो हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। ये तो आप जानते ही हो कि एक बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है √3a। तो इसका आधा मैं करूं तो वो कितना हो जाएगा √3a/2 और उसका भी आधा करूं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी √3a/4। ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी √3a/4। तो ये ध्यान रखना किसी भी FCC लैटिस में एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं और वो इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं। सारी बात समझ में। तो ये लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये आपको एज इट इज याद रखनी है। अब आप देखो काउंट करते हैं। बताओ एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे। एक ये रहा, दूसरा इसको और इसको मैच करने पर बनेगा, तीसरा इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को और चौथा इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को। तो टोटल एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होंगे। अगर 4 बॉडी डायगोनल हैं 4 बॉडी डायगोनल्स और हर बॉडी डायगोनल पे कितनी वॉइड्स हैं 2। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया। देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एन FCC लैटिस। होगा। सिमिलरली आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन भी याद रखनी होगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये ध्यान रखना आप लोग इन एन FCC लैटिस octahedral voids are present at the center of each edge। हर एज के सेंटर पे एंड 1 octahedral void is present at the center of the cube। at the center of the, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। देखो कैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। जैसे मैं इस एज के सेंटर की बात करूं तो इस एज के सेंटर पे क्या होगा, एक एटम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा एटम ऊपर आएगा, चौथा यहां, पांचवा यहां और छठा यहां। तो ये एज का जो सेंटर है 6 एटम से सराउंडेड है, यानी ये कौन सी वॉइड बना रहा होगा बताओ, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हर एज के सेंटर पर जो एटम है वो चारों तरफ से 6 एटम से सराउंडेड है, यानी सेंटर के एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है। दूसरा, अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, मान लो ये आपका बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर पे हर फेस से 2-2 एटम्स को सराउंड कर रहे हैं, तो टोटल कितने फेस है आपके पास 6। तो हर फेस एटम सिंस आपके बॉडी सेंटर, मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, ये आपका क्यूब है, ठीक।
तो मान लो ये बॉडी सेंटर है, तो ये इस वाले फेस का एटम और इस वाले फेस का एटम इसको सराउंड करेगा, इधर वाले फेस का एटम इधर वाले फेस का एटम इसको सराउंड करेगा, ऊपर वाले फेस का एटम और नीचे वाले फेस का एटम को सराउंड करेगा। तो इस बॉडी सेंटर के एटम को 1 2 3 4 5 6 एटम सराउंड कर रहे हैं, यानी बॉडी सेंटर में भी क्या बन रही होगी आपके पास, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही होगी। तो एक एफसीसी लैटिस में बेसिकली दो जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलती हैं, एक हर एज के सेंटर पे और दूसरा बॉडी सेंटर पे। तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? एज मैंने आपको बताया था, एज वाला क्यूब में 1/4 पार्टिसिपेट करता है, और टोटल एजेस कितने होंगे क्यूब में? 12। तो 1/4 इंटू 12 प्लस जो बॉडी सेंटर पे है वो तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ गए? 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एफसीसी के लिए ध्यान रखना, एफसीसी बोल दो या सीसीपी बोल दो, एफसीसी और सीसीपी के लिए आपको लोकेशन याद रखनी होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा एक, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होगा? बॉडी सेंटर पे। तो ये थी अपनी क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, या फिर आप स्फीयर्स बोल रहे हो। इसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, वो एफसीसी बनाएगा, सीसीपी बनाएगा, सिंपल क्यूबिक बनाएगा या फिर एचसीपी बनाएगा। वो सब हमने कहां पर सीखा? क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आप एक बार क्लोज पैकिंग को ठीक से समझो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।